हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट पे और ये इस एक्ट का एपिसोड नंबर 2 है। आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बताऊं कि आप लोगों का कमेंट आता है कि सर इस सब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप वीडियो बनाओ, लेक्चर प्रोवाइड करो। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं। होता क्या कि एक साथ सभी सब्जेक्ट्स पे लेक्चर प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर सब्जेक्ट पे, हर एक टॉपिक पे जो आप लोगों का डिमांड है, जो रिक्वेस्ट है, उन सभी टॉपिक को मैं कवर कर सकूं। तो आप लोग ऐसा मत सोचो कि आप लोगों की बातों को मैं भूल जाता हूं। मुझे याद रहता है, मैं एक एक करके हर एक टॉपिक पे आप लोगों का जो भी रिक्वेस्ट है, हर उस रिक्वेस्ट को मैं आपको फुलफिल करूंगा। दैट मीन्स कि हर टॉपिक पे लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो आप थोड़ा सा भरोसा रखें और कोऑपरेट करें। आज हम लोग बात करेंगे मूलतः SC/ST एक्ट पे, जो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार AP एग्जाम के दृष्टिकोण से। और अगर आज आप लोगों को कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझसे कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो आप मुझे जरूर दो। आपके सजेशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम का लिंक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के एपिसोड को शुरू करें उसके पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन दबाओ ताकि डेली लेक्चर आपको मिल सके। और अगर आपको कोई भी समस्या है लॉ से जुड़ा हुआ, तो आपको, जैसा कि मैंने बताया, कि मुझे फॉलो करो आप इंस्टाग्राम पे और मुझे DM करो। आपके हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस एक्ट के सेक्शन 1 और 2 पे, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्ट का। सेक्शन 1 मूलतः किसी भी एक्ट का यह बताता है कि कोई भी पार्टिकुलर एक्ट, फॉर एग्जांपल कि SC/ST एक्ट का जो सेक्शन 1 है वो ये बता रहा है कि ये एक्ट लागू कब हुआ, बना कब, 11 सितंबर 1989, 11 सितंबर 1989, लेकिन लागू कब हुआ और इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है, ये किन किन ऑफेंसेस पे अप्लाई होता है। और सेक्शन 2 बताता है किसी भी पार्टिकुलर एक्ट का, अगर इसी एक्ट को लेकर बात करें तो उस एक्ट में जो शब्द यूज हुए हैं उन शब्द का क्या मतलब है, एक्ट के पर्सपेक्टिव से उसका मीनिंग आपको सेक्शन 2 में बताया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट होता है सेक्शन 1 और 2, और आज का टॉपिक हमारा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। सेक्शन 1 को देखिए पहले, हेडिंग, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 1 क्या बता रहा है कि इस एक्ट का क्या टाइटल है, इस एक्ट का क्या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, नेटवर्क एक्सटेंशन है, और ये एक्ट लागू कब से हो रहा है। मैं लेक्चर को शुरू करूं उसके पहले आप लोगों को फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने पास कंसर्निंग सब्जेक्ट का बेयर एक्ट जरूर रखें, टेक्स्ट बुक जरूर रखें। अगर दोनों में से कोई एक है पॉसिबल तो वो जरूर रख ले। नोटबुक रखें, जो मैं बोलता हूं उस बातों को ध्यान से सुने, उसे राइट डाउन करें, और जो भी बोर्ड पे लिखी गई बातें हैं उसे भी आप राइट डाउन जरूर करें। और लेक्चर को पूरा देखिएगा, तब जाके क्लियर कंसेप्ट होगा आपका, और आपका खुद का पर्सनल नोट भी तैयार हो जाएगा, जो काफी मददगार साबित होगा आपके एग्जाम टाइम के वक्त। तो आइए पॉइंट पे। तो सेक्शन 1 से हमें 3 बातों का जानकारी मिलता है कि इस एक्ट का क्या टाइटल है। जैसा कि आप जानते ही हो, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। लेकिन आपको एक बात जो बताना चाहते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट भी है कि अगर आपने बेयर एक्ट पे कुछ देखोगे तो कहता है एक्ट नंबर 33। ये जो एक्ट है, इस एक्ट का नंबर बता रहा है, इस एक्ट का नंबर है 33 ऑफ 1989। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये एक्ट जो है 1989 को बनने वाला 33वां एक्ट था, 33वां लॉ था 33। और ये बना कब था? तो 11 सितंबर 1989 को ये बना था। और लागू कब से हुआ है? तो कहता है कि जिस डेट को सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा उस डेट से ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी नोटिफाई कर चुका है। वो डेट क्या है? वो डेट है 30 जनवरी 1990, 30 जनवरी 1990। अब इसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के बारे में बात करें तो ये एक्ट, आप देखोगे मेन एक्ट को, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्ट पूरे भारत में लागू होगा जम्मू कश्मीर को छोड़ के। तो ये जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता था। कब तक? जब तक 370
एप्लीकेबल था, 370 आर्टिकल 370 लागू था, तब तक ये एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे संविधान से 370 हटा, उसके बाद से ये एक्ट जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। तो ये हो गया सेक्शन 1। अब आगे देखिए कि सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि सेक्शन 2 को वो गंभीरता से सीरियसली नहीं देखते, जबकि काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको प्रीलिम्स का बात करें तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ मेंस के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी जब क्वेश्चन आ जाता है इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज से। क्योंकि सेक्शन 2 हमें यह बता रहा होता है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो भी वर्ड यूज हुए हैं, जो भी टर्म यूज हुआ है, उसका क्या मीनिंग होगा, उस मीनिंग को क्लेरिफाई करता है। तो बड़े ध्यान से सेक्शन 2 को, दैट मींस इंटरप्रिटेशन क्लॉज या डेफिनेशन क्लॉज आप कह सकते हो, उसको समझना है। तो सबसे पहले देखिए, बात करते हैं एट्रोसिटी का। जो सेक्शन 2 क्लॉज ए है उसमें डिफाइन किया गया एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है वो एक्ट जो एक अपराध है इस लॉ के अकॉर्डिंग, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, माफ कीजिए SC/ST एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी एक्ट, जो भी कार्य ऑफेंस माना गया है उसे हम कहते हैं एट्रोसिटी। आप देखोगे बेयर एक्ट को तो कहता है मीन्स एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो भी अपराध आ रहा है वो सभी अपराध क्या माना जाता है, एट्रोसिटी माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्लॉज बी का। तो क्लॉज बी में कोड शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो इस एक्ट में जहां भी आपको कोड दिखेगा आपको क्या समझना है, आपको उससे क्या समझ कंक्लूड करना होगा। तो जहां पे भी इस एक्ट में शब्द कोड यूज हुआ है उसका मतलब होता है CRPC 1973। उसके बाद आते हैं बीबी में। देखिए जो बीबी, BC, BD, BE, BF, BG है, ये सभी क्लॉजेस को जोड़ा गया था 2015 संशोधन में। जब इस एक्ट में 2015 में संशोधन हुआ उसके द्वारा बीबी से लेकर BG तक जोड़ा गया है। तो बीबी में है, क्लॉज बीबी में है डिपेंडेंट का मतलब क्या। तो अब बेयर एक्ट को देखोगे तो कहता है मींस द स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ द विक्टिम। जो भी विक्टिम होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, उस विक्टिम का जो पति या पत्नी है, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, वे सभी डिपेंडेंट है, माने जाएंगे। कब माने जाएंगे? जब वे लोग होली या पार्टली विक्टिम पे ही निर्भर है अपने सपोर्ट या मेंटेनेंस को लेके, तो वो डिपेंडेंट माने जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं क्लॉज BC का। उसमें बताया गया है इकोनॉमिक बाइकॉट क्या होगा। तो इकोनॉमिक बाइकॉट का मतलब होता है, देखो यहां राइट डाउन करो, पहला नंबर पॉइंट कहता है रिफ्यूजल टू डील विथ। अब यहां पे अगर SC या ST वर्ग के लोग को रिफ्यूज किया जाए, किस बात को लेके, कि वो काम पैसा लेके काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का वो काम नहीं कर सकता, उसको इस बात से वंचित किया जा रहा है। अगर SC ST वर्ग के लोग को दैट मींस कि उसका आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, इकोनॉमिक बाइकआउट किया जा रहा है। उसके बाद अगर उसको बिजनेस करने नहीं दिया जाएगा दूसरे के साथ, दैट मींस कि उसको रिफ्यूज किया जा रहा है बिजनेस करने से किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो ये भी क्या माना जाएगा, इकोनॉमिक बाइकआउट माना जाएगा। उसके दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट कहता है डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट मींस सर्विसेज फॉर द कंसिडरेशन। अगर वो कुछ पैसा लेके, कुछ कंसिडरेशन लेके वो किसी व्यक्ति को, किसी सोसाइटी को अगर अपना सर्विस नहीं दे रहा है, उसको इस बात से अगर रोका जा रहा है, तो यहां पे यह माना जाएगा कि उसका इकोनॉमिक बाइकआउट किया जा रहा है। SC ST वर्ग के लोग के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उनको, आपको मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूंगा कि एक बात ध्यान रखना कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब भी अपराध होता है तो SC ST वर्ग के लोग के अगेंस्ट ही होता है, उन पे ही होगा। और करने वाला व्यक्ति जब भी होगा, एक्यूज जब भी होगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कोई नॉन SC या नॉन ST होगा, याद रखिएगा। उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट आते हैं कि अगर SC ST वर्ग के लोग को रिफ्यूज किया गया कोई भी काम करने से, जो काम कोई आम व्यक्ति, कोई आम वर्ग का लोग आसानी से कर रहा है, उस काम को अगर करने से SC ST वर्ग के लोगों को रिफ्यूज किया जा रहा है, दैट मींस कि उसका समाज आर्थिक बहिष्कार हो रहा है, इकोनॉमिक बाइकआउट किया जा रहा है। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशन
बनाने से, स्थापित करने से अगर SC/ST वर्ग के लोगों को रोका जाएगा किसी थर्ड पर्सन के साथ, जो कोई अन्य वर्ग के लोगों को आसानी से करने को दिया जा रहा है, लेकिन SC/ST वर्ग के लोगों को उस काम को, दैट मींस बिजनेस या प्रोफेशनल रिलेशन को मेंटेन करने में या मेंटेन करने से रोका जा रहा है, दैट मींस इसका यह मतलब हुआ कि उनको इकोनॉमिक बायकॉट किया जा रहा है। तो ये हो गया इकोनॉमिक बायकॉट का मतलब एज पर सेक्शन 2 क्लॉज BC। अब आते हैं नेक्स्ट क्लॉज BD में। अब BD का में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, जो वर्ड हुआ है, वो है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड का मतलब क्या होता है? वह कोड जो स्पेसिफिकली स्टैब्लिश्ड हुआ है इस एक्ट के अंतर्गत अपराध को ट्राई करने के लिए, और यहां पे उस कोड के बारे में बताया गया है सेक्शन 14 में। इस एक्ट के सेक्शन 14 में बताया गया है एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड कौन से कोड को हम कहेंगे, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड जब भी स्टैब्लिश होता है तो सिर्फ उन अपराध पे ही मुकदमा चलाने के लिए जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशेबल है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट राइट का। तो देखो इसमें बस आपको इतना समझना है कि फॉरेस्ट राइट का मतलब कह रहा है वो राइट जिसके बारे में बताया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब, आपके पास बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट मैं इसलिए बोलता हूं ताकि आपके पास बेयर एक्ट होने से आपको बेयर एक्ट का लैंग्वेज समझ में आएगा, आपको लॉ खुद पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, आप बेयर एक्ट को खुद पढ़ पाओगे। तो देखो फॉरेस्ट राइट का मतलब बता रहा है वो राइट जिसके बारे में बताया गया है किस एक्ट में। तो देखो उस एक्ट का नाम है शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। इस एक्ट के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में जिस अधिकार के, जिस राइट के बारे में बताया जा रहा है उसी को हम कहेंगे फॉरेस्ट राइट। उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि मैनुअल स्कैवेंजर क्या होता है। तो मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब अगर आमतौर पर बताएं आपको तो जो कूड़ा कचरा उठाने का काम होता है, जो लोग कूड़ा कचरा उठाते हैं उनको ही कहते हैं मैनुअल स्कैवेंजर। तो यहां पे भी वही बता रहा है कि BF में मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब बता रहा है कि वही मीनिंग होगा जो मीनिंग बताया गया है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013। इस एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में जो मीनिंग है इस शब्द का, मैनुअल स्कैवेंजर का वही मीनिंग इस एक्ट के लिए यूज होगा। आगे बढ़िए, बात करते हैं BG में। जो BG शब्द है इसमें पब्लिक सर्वेंट यूज हुआ है, शब्द टर्म जो यूज हुआ है BG क्लॉज में वो है पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब क्या इस एक्ट के पर्सपेक्टिव में? तो वही मीनिंग जो IPC के सेक्शन 21 में है। पब्लिक सर्वेंट हम IPC के सेक्शन 21 से जो समझते हैं कि ये कैटेगरी के लोग पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे, जैसे जज, आर्म फोर्स ऑफिसर्स, आर्बिट्रेटर। तो ये सभी वर्ग के जो लोग हैं वो पब्लिक सर्वेंट है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग वही माना जाएगा पब्लिक सर्वेंट को लेके। तो यहां कहने का मतलब साफ तौर पे यही समझना है कि सेक्शन 21 IPC में जो शब्द पब्लिक सर्वेंट यूज हुआ है उसका जो मतलब है वही मतलब इस एक्ट के लिए यहां इस पब्लिक सर्वेंट का मतलब आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे तो C, जो क्लॉज C है सेक्शन 2 क्लॉज C, उसमें शब्द इस्तेमाल हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। तो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब का मतलब हुआ वह कास्ट, वो ट्राइब जिसको डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 क्लॉज 24-25 में। उसके बाद बात करोगे आप क्लॉज D का, तो क्लॉज D में बताया गया स्पेशल कोर्ट। तो यहां कह रहा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जिसका जिक्र किया गया सेक्शन 14 में, कोर्ट ऑफ सेशन को जिसका जिक्र सेक्शन 14 में किया गया उसी को मानेंगे स्पेशल कोर्ट। उसके बाद बात करते हैं क्लॉज E का। तो क्लॉज E में कह रहा है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हम उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर को मानेंगे स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या उस एडवोकेट को जिसका जिक्र सेक्शन 15 में किया गया है। सेक्शन 15 में हम हर एक सेक्शन को तोड़ के बताएंगे कि सेक्शन 14 स्पेसिफिकली पूरा क्या मैटर है, वो हर बात आपको बताएंगे। बस आप ये समझो कि एग्जैक्टली किस क्लॉज में क्या कहा जा रहा है, बस आपको इतना ही समझना है। उसके बाद बात करते हैं EA का। जो क्लॉज EA है इसमें बताया गया स्केड्यूल का मतलब क्या। तो इस एक्ट में एक स्केड्यूल है जिसमें यह बताया गया है कि कौन सा ऑफेंस इस एक्ट के अकॉर्डिंग कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, उस ऑफेंस का ट्रायल किस मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा। तो
स्केड्यूल का मतलब वो स्केड्यूल जो इस एक्ट में दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्लॉज, क्लॉज ई बी में। क्लॉज ई बी कहता है सोशल बाइकॉट। सोशल बाइकॉट क्या होता है? जब हम SC/ST वर्ग के लोगों को रिफ्यूज करते हैं, दैट मींस क्या कहना है देखो पहले आप, मींस अ रिफ्यूजल टू परमिट अ पर्सन टू रेंडर टू अदर पर्सन और रिसीव फ्रॉम हिम एनी कस्टमरी सर्विसेज। और पहले यहां तक समझो, इस क्लॉज तक समझते हैं, पहला इस पार्ट तक आप बात करो। तो अगर हम SC/ST वर्ग के लोग को मना करते हैं कि वो कोई भी काम किसी थर्ड पर्सन के लिए नहीं करेगा सामाजिक रूप से, या कोई भी कस्टमरी सर्विस खुद के लिए वो नहीं ले सकता किसी थर्ड पर्सन से, किसी अदर समुदाय के लोगों से, तो ये माना जाएगा कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, सोशल बाइकआउट हो रहा है। या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम सोशल रिलेशन दैट वन वुड मेंटेन विद अदर्स और टू आइसोलेट हिम फ्रॉम अदर्स। अगर SC/ST वर्ग के लोगों को रोका जाएगा कि वो समाज में रहने वाले अन्य वर्ग के लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता, इस बात से अगर उसको रोका जा रहा है, दैट मींस कि उसको उसका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, सोशल बाइकआउट किया जा रहा है उसका। या फिर अगर उसको समाज के अन्य वर्ग के लोगों से अलग कर दिया जाए तो क्या अर्थ आएगा कि उसका सोशल बाइकआउट हो रहा है। तो ये हो गया सोशल बाइकआउट से मतलब। उसके बाद आप आ जाइए EC में। EC में शब्द इस्तेमाल विक्टिम। हम किसको कहेंगे विक्टिम? तो कहता है मींस एनी इंडिविजुअल हु फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब अंडर क्लॉज C ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2। 21C के तहत इस एक्ट का जो भी व्यक्ति आएगा वो विक्टिम माना जाएगा। और उसके बाद देखिए कहता है एंड हु हैज सफर्ड और एक्सपीरियंस्ड फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल और मॉनिटरी हार्म और harm to his property as a result of commission of any offence under this act। तो अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध हुआ, उस अपराध से अगर किसी पर्सन को आर्थिक रूप से क्षति पहुंचा है, सोशली वो हार्स्ड हुआ है, इमोशनली अगर उसको कोई हार्म पहुंचा है, कोई क्षति हुई है, या उसके प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचा है अपराध से, तो वो विक्टिम माना जाएगा। और साथ ही साथ उस विक्टिम का जो रिलेटिव होगा, जो लीगल गार्जियन होगा, जो लीगल एयर होगा, वो सभी विक्टिम के कैटेगरी में आएंगे, विक्टिम माने जाएंगे। तो विक्टिम का लीगल एयर, लीगल गार्जियन भी क्या है? विक्टिम ही है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये हो गया EC। नेक्स्ट क्लॉज में आते हैं ED। अब यहां पे देखो सब इस्तेमाल हुआ ED में विटनेस। विटनेस का मतलब क्या? तो देखो क्या कहता है, मींस एनी पर्सन हु इज एक्वाइंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस। और तो पहला पॉइंट है हु इज एक्वाइंटेड विद फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, जिसको तथ्य कोई अपराध हुआ, उस अपराध के पूरे फैक्ट एंड फिगर के बारे में पता है, वो क्या है? विटनेस है। उसके कहता है और इज इन पोजीशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और हैज नॉलेज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ऑफ एनी क्राइम इन्वॉल्विंग एन ऑफेंस। अगर किसी व्यक्ति को अपराध से जुड़ा हुआ, अपराध जिसको लेकर इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल चल रहा है, उस अपराध से जुड़ा जो भी जानकारी है, कुछ भी जानकारी है, तो वो क्या है? विटनेस है। उसके बाद कहता है एंड हु इज और मे बी रिक्वायर्ड टू गिव इंफॉर्मेशन और मेक ए स्टेटमेंट और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। अगर कोई व्यक्ति को मजबूर किया सकता है, कंपेल किया सकता है कि कोई जानकारी दे, वो कोई स्टेटमेंट दे या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो वो क्या माना जाएगा? वो विटनेस माना जाएगा। और यहां पे विटनेस विक्टिम भी हो सकता है, मतलब एक विक्टिम अपने मामले में विटनेस भी बन सकता है, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद जो लास्ट क्लॉज है वो कहता है F, जिसमें यह कहा गया है कि जो भी शब्द इस एक्ट में डिफाइन है, इस एक्ट में यूज हुए हैं, माफ कीजिए, जो क्लॉज F है वो क्या कह रहा है कि जो भी शब्द, जो भी टर्म इस एक्ट में आपको यूज हुआ है लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है उसको इस एक्ट में, लेकिन उसको डिफाइन किया गया है अगर इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन पैनल कोड में या CRPC 1973 में, तो उस शब्द का वही मतलब होगा जो IPC एविडेंस एक्ट और CRPC के तहत है। तो ये हो गया क्लॉज F। उसके बाद सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 को भी समझ लीजिए। ये था सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सेक्शन 2 का जो सबसेक्शन 2 है वो कहता है एनी रेफरेंस इन दिस एक्ट टू एनी इनेक्टमेंट
or any provision thereof shall in relation to an area in which such enactment or such provision is not in force। अगर मान लीजिए क्या क्या कह रहा है यहाँ पे सबसेक्शन 2 कि किसी एरिया पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया पे ये एक्ट अप्लाई अगर नहीं हो रहा है तो उस एरिया के लिए भी इस एक्ट का वही मतलब होगा जो मतलब उस एरिया के लिए होता है जिस एरिया पे ये एक्ट अप्लाई होता है। तो ये हो गया आपको सबसेक्शन 2। अब बच रहा है चैप्टर, ये हो गया आपको चैप्टर 1। चैप्टर 1 में 2 सेक्शन था, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। और आगे देखेंगे हम लोग अब जो काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 3 जो चैप्टर 2 डील कर रहा है, जो बता रहा है कि ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज क्या क्या होते हैं। एट्रोसिटीज के अंतर्गत किन किन ऑफेंसेस का जिक्र होता है। हम लोग इस एपिसोड को, इस लेक्चर को यहां तक ही कंक्लूड करेंगे। यहां हम लोगों ने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को अच्छे से समझा है। मैंने आपको हर एक सेक्शन के अंतर्गत आने वाले सबसेक्शन और को बताया है। जो भी क्लॉज में जो टर्म यूज हुए हैं उसको मैंने हर एक बात को, उससे जुड़े हर एक बात को मैंने आपको समझाया है। जो समझाना बहुत जरूरी होता है, उसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि जो डेफिनेशन क्लॉज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप एक्ट को पूरा थोरोली जब देखोगे तो तब आपको समझ में आएगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक मैं आप लोगों को बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगता है वीडियो हमारा, आपको बात समझ में आती है, आपके लिए बेनिफिशियल होता है, आप इसे जरूर लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके लाइक से, आपके शेयर से, आपके कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप का भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।